हेलो ऑल। एक बार फिर मैं प्रेम इस सीडी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि बेसिस क्या होती है, किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या होती है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो बेसिस होती है, बेसिस के बारे में ये जो सिलेबस है वैसे आईआईटीज़ेम और गेट एंड सीसा नेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। इस सिलेबस में पहले हम बात कर चुके हैं। मेरे लेक्चर चल रहे हैं, कई लेक्चर हमारे पास यहाँ पे चल चुके हैं। उस लेक्चर में हम अभी तक बात कर चुके हैं कि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, एलआई क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली, इसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। आज फिर से मेरी चर्चा होगी कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो वो वेक्टर स्पेस, वो बेसिस कब होगा, इसके बारे में देखते हैं। और इस बेसिस का यूज़ हम पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करने वाले हैं। जब तक लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब तक उस बेसिस सेट का यूज़ करने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए जो वेक्टर स्पेस में बेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो इस रोल को हम लोग चलिए देखते हैं वन बाय वन करके, कौन कौन बेसिस होंगे, कौन कौन बेसिस नहीं होंगे। तो जिन लोगों ने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है, हम वो भी बता देते हैं। जिन लोगों ने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है, अगर वो हमारे लिए यहाँ पे डायरेक्ट बेसिस पढ़ते हैं तो उनको हो सकता हो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। इसलिए जिन लोगों ने भी अगर वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है तो वो सभी लोग वेक्टर स्पेस सबसे पहले पढ़ लें, और इसके बाद जब लास्ट में पहुँचे बेसिस, तब इस लेक्चर को देखें। इसके मतलब इसका बेसिक पार्ट वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, एल आई, स्पॉन एंड एल डी, इतनी चीज़ें पढ़ के इसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे, इस एपिसोड पे आएंगे। ये एपिसोड मेरा पहला एपिसोड है यहाँ पे बेसिस में, जो कि इस 2023 के लिए आईआईटी एग्ज़ाम के लिए और सीएसआर नेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बीटा बिलोंग्स टू वी, वी द सब स्पेस लिखा है। कोई भी बीटा है जो वी का सबसेट है, कोई भी वी वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे देखिए मैंने वेक्टर स्पेस बनाया हुआ है, उसका बीटा हमारे लिए सबसेट है। ये बीटा कब बेसिस होगा वो हमने आपको बताया। हमने कहा बीटा जो सबसेट है वो बेसिस होगा, इज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन? नंबर वन, सबसे पहले तो ये जो सेट बैठा है, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एल होना चाहिए। बीटा मस्ट बी एल। दूसरा, एल होने के बावजूद अगर इससे स्पॉन जो सेट निकालें, अगर स्पॉन निकालेंगे तो पक्का है, ये बात हमें पता है कि स्पॉन सेट, स्पैनिंग सेट जो होता है वो पक्का सब स्पेस होता है। लेकिन ये सब स्पेस अगर वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए, इससे स्पॉन किया और वेक्टर स्पेस के बराबर जो सब स्पेस आया, जो डब्ल्यू आया, वो डब्ल्यू इक्वल टू वी अगर होता है, तो बीटा का एक नया नाम हम दे दे रहे हैं, और जिसको हम लोग यहाँ पे बेसिस कहेंगे, जिसको हम लोग बेसिस कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बेसिस हो जाएगा। तो ये बीटा हमारे लिए बेसिस कहलाने लगेगा। तो दो चीज़ें होल्ड करना चाहिए। नंबर वन, बीटा एल होना चाहिए। नंबर टू, बीटा जो है स्पॉन करना चाहिए होल वेक्टर स्पेस को। इसके मतलब जो बीटा सेट है वो जनरेटिंग सेट होना चाहिए, मीन्स उसका जनरेटर होना चाहिए उस वी का, वेक्टर स्पेस का। जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर सिंपली जो भी स्पॉन सेट एस करता है, स्पॉन सेट अगर बी के बराबर हो जाता है तो हम उस सेट को जनरेटिंग सेट कहते हैं या जनरेटर कहते हैं। तो बीटा हमारा जनरेटर होना चाहिए और बीटा एल होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है तो बीटा हमारा बेसिस कहलाने लगे, कि नया नाम रख दिया जिसका नाम कहा बेसिस, लेकिन वास्तव में सेट ही है, लेकिन ये सेट स्पेशल प्रॉपर्टीज अपने साथ रख रहा है, इसलिए हम इसको नया नाम दे दिया और इसको कहा कि दिस इज अ बेसिस। तो ये बेसिस कहलाए। लेकिन इस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कर्नलिटी ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी। तो अगर कभी डायमेंशन बी की पूछी जाए तो डायमेंशन बी का ये मतलब नहीं है कि बी में कितने एलिमेंट हैं। नो 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 नो, वेक्टर स्पेस में कितने एलिमेंट हैं उनसे कोई मतलब नहीं मुझे मतलब है कि उसकी एक बेसिस में, मतलब वो उस सेट में जो सेट एल हो और वो सेट जो इसको स्पॉन कर रहा हो, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसकी डायमेंशन कहलाती
है। तो मुझे लगता सबको समझ में आया होगा कि डायमेंशन हमारे लिए किस टाइप से रोल करती है। तो हमारे लिए डायमेंशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। हमारे लिए लिखा है और एवरी वेक्टर ऑफ वी, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं आगे चल के। लिखा है फॉर एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी यूनिकली रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बीटा। अगर वेक्टर स्पेस के हर एक मेंबर को, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि वेक्टर स्पेस में जितने भी एलिमेंट बैठे हैं, कोई भी छूटे ना, हर एक एलिमेंट अगर यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा के मेंबर में लिख जाता है, अगर बीटा में बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा एन है, तो एवरी वी हमने लिखा है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, वी कैन बी written as ci beta I, ci I1 to n, beta I is the member of beta, beta 1 beta 2 beta n, ये इस सेट के एलिमेंट है। तो हमने कहा अगर हमने हर एक v को सी आई वी आई लिख लिया तो ये केवल लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। तो हमने कहा अगर हम अदर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो सी आई डी आई भी इक्वल होना चाहिए। इसके मतलब केवल और केवल यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर हर एक मेंबर का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन एल सी के फॉर्म में लिखा जाता है तो हम बीटा को कहते हैं कि बेसिस होता है। बहुत डिफिनीशन काम आएगी, ये भी डिफिनीशन बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस डिफिनीशन को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने क्या क्या कहा। और फिर हमने लिखा है कि अब क्वांटिटी या बीटा इज इक्वल टू एन है, इसके मतलब डायमेंशन वी की एन होगी, तो वी इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर बीटा की इनफाइनाइट डायमेंशन है तो डायमेंशन वी जो है इनफाइनाइट क्वांटिटी है, तो डायमेंशन बी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो बी हमारे लिए कहलाएगा इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो हम इसको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारे लिए क्या है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। ये वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस की मुझे बेसिस और डायमेंशन के बारे में जानकारी चाहिए कि क्या बेसिस होगी क्या डायमेंशन होगी। ठीक है, तो पहले मुझे बेसिस अगर मिल जाती है, कभी भी अगर मुझे बेसिस मिल गई, दैट इज फाइंड द बेसिस, अगर बेसिस मिल गई तो मुझे डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो केवल एक बेसिस मिल जाना चाहिए। तो हमने कहा आर स्क्वायर कैसा लिखा जाएगा, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे इस सेट में, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें कोई भी ऐसा सबसेट चाहिए इसका जो कि एल हो और स्पॉन करता हो। हमने क्लेम किया क्योंकि यहाँ ए और बी दो वेरिएबल हैं, दो कांस्टेंट है, इन दो कांस्टेंट में एक को वेरी करेंगे और एक को फिक्स कर देंगे, एक को जीरो कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक को जीरो करें, दोनों को हम कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी एक बीटा हमने क्लेम किया, हमने ए को 1 रखा पहली बार में और बी को 0 रखा, ये पहली चॉइस। ए को 0 रखा, बीटा को बी को 1 रखा, तो एक सेट मिला, ये सेट इसका सबसेट है। अगर मैंने क्लेम कर दिया कि ये बेसिस है तो बेसिस के लिए ये बीटा एल आई होना चाहिए, स्पॉन करना चाहिए। तो बैक लेक्चर से मेरे पास आप देख सकते हो कि बीटा जो है एल आई है, एल आई शो कर सकते हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म से शो कर सकते हो, 1 0 0 1 लिख के रो कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ डायरेक्टली, इसके मतलब ये एल आई है। और स्पॉन बीटा सी और आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमने लिखा इसके मतलब बीटा जो है उसकी बेसिस हो गई। अगर बीटा इसकी आर स्क्वायर की बेसिस हो गई तो बीटा की जो क्वांटिटी होगी वो 2 हो गई, इसके मतलब इसके डायमेंशन ऑफ वी आर स्क्वायर की 2 हो गई। अच्छा, इस जो बेसिस निकली है, अगर हम ए की चॉइस 1 ले रहे हैं, बी की चॉइस 0 ले रहे हैं, एक बार ए की चॉइस 0 ले रहे हैं, बी की चॉइस 1 ले रहे हैं, इस टाइप की जो बेसिस होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस कहा करते हैं। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड बेसिस का फॉर्म आ गया। अगर कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या ज़रूरी है सर कि ए हम 1 ही लें और बी हमारे पास 0 लें? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सिंपल जो भी सेट कंसीडर करो उस सेट में वो एल आई होना चाहिए और दूसरा वो स्पॉन पूरे आर स्क्वायर को करना चाहिए। इसके मतलब हमने बीटा 2 देखिए एक बार और लिया है 2 3 0 3, ये भी इसकी बेसिस होगी और एल आई है, बेसिस आर स्क्वायर है, बीटा 2 इज आल्सो बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। इससे मतलब इसके मतलब जो है इस वेक्टर स्पेस में
number of bases, not a number of element of the basis, number of bases श्योर इनफाइनाइट होगी। ठीक है, सो डायमेंशन आर स्क्वायर की 2 हो गई। मुझे लगता सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको भी समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है इसमें और ये प्रॉब्लम है, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आप लगातार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ, जो भी लोग IIT एग्ज़ाम और CSR नेट मैथमेटिक्स के लिए मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बहुत कम फीस में, नॉर्मली फीस में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे पास जो नंबर नीचे चल रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड देखते हैं कौन सी स्लाइड मेरे पास आएगी। तो स्लाइड नंबर नेक्स्ट जो है क्या कहती है, क्वेश्चन नंबर 2। ये वेक्टर स्पेस है, C ओवर R लिखा हुआ है बेटा, यहाँ C ओवर R लिखा हुआ है। फाइंड डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ C स्क्वायर ओवर C। सो C स्क्वायर ओवर C हमने लिखा, C स्क्वायर ओवर C, और ये B इक्वल टू C ओवर R है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर हमने इसकी बेसिस मुझे डायमेंशन फाइंड करनी हुई तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग देख। ये क्वेश्चन यही छोड़ देना, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। हम फाइंड करना चाहते हैं पहले C ओवर R की। तो देखो V जो है C है, C को हम लिख सकते हैं A प्लस IB फॉर्म में, A का B बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, A को मैंने 0 लिया तो B 1 लिया, 1 कामा I आया, A 1 लिया B 0 लिया तो 1 आया, A आपने 0 रखा B 1 रखा तो I आया। तो बीटा हमारे लिए आ गया 1 प्लस I। ये LI है, स्पॉन बीटा C कर रहा है। इसके मतलब डायमेंशन B की जो है वो 2 हो जाएगी। तो डायमेंशन B की 2 हो गई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लेकिन अगर इसी के रिस्पेक्ट में C ओवर C की बात करें तो जो C को लिखा जाएगा वो केवल Z लिखा जाएगा, A प्लस I बाई IV के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ AB बिलोंग्स टू R था, यहाँ Z बिलोंग्स टू C है। तो Z बिलोंग्स टू C है, इसके मतलब बीटा की ओनली 1 जनरेट कर देगा। इसके मतलब C ओवर C की डायमेंशन 1 होगी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर C ओवर R हुआ तो 2 डायमेंशन आया, जबकि C ओवर C की 1 डायमेंशन आएगी। आपको सब कुछ सामने लिखा है। हमने लिखा C को ऐसे लिखा सकता है Z सच दैट Z बिलोंग्स टू C। इसका मतलब बीटा जो है 1 से जनरेट होगा, इसका मतलब डायमेंशन C ओवर C इज इक्वल टू 1 हो गई। तो हमने जनरेट करके भी दिखाया आपको कि कैसे कैसे जनरेट। सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स पे, और हम आपके लिए और भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। ये जनरल है, V इक्वल टू FN, और इस फील्ड F है, मतलब वेक्टर स्पेस है FN ओवर F। ये जनरल है, F आप कुछ भी रख सकते हो, या आप फील्ड कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर फील्ड ले सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड ले सकते हो। तो क्वेश्चन कई बनने वाले हैं। यहाँ पे F की चॉइस तुम्हारे ऊपर है। F को ZN भी ले सकते, ZP ले सकते हो, तो ZP बाबर N ओवर P बनेगा। तो यहाँ F जो है तुम्हारी चॉइस, कोई भी फील्ड पुटअप कर दो तो FN ओवर F हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाता है। उसकी मुझे बेसिस और डायमेंशन चाहिए, तो हमने कहा FN को हम लिखेंगे, इस FN को लिखेंगे F क्रॉस F क्रॉस F क्रॉस F n टपल्स x1 x2 xn, दैट इज n टपल्स xi बिलोंग्स टू F i1 2 डॉट डॉट n। तो ये इसकी मीनिंग हुई। इसके मतलब हमारे पास चॉइसेस हैं n। एक बार x1 को 1 लेंगे, x2 x3 सब कुछ 0 लेंगे, पहला वेक्टर बनेगा जो पहला वेक्टर आपके सामने रखा है। दूसरा वेक्टर बनेगा कि x2 को 1 ले लिया, अदर को सभी को जरूर दूसरा वेक्टर। ऐसे हमारे पास हमने सेट बना लिया जिसमें n एलिमेंट है। इस n एलिमेंट को मैंने शो किया, दैट इज अ बेसिस, दैट इज Li, एंड आल्सो स्पॉन बीटा इज इक्वल टू b, दैट इज अ स्टैंडर्ड बेसिस। So this is a standard basis, this is also basis, and beta has n एलिमेंट। जो बीटा के पास है वो n एलिमेंट है, इसके मतलब डायमेंशन ऑफ FN की n हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ C पावर 4 C 4 हो जाएगी, डायमेंशन Q की पावर Q इज इक्वल टू n हो जाएगी। इस टाइप से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमारे लिए ZP पावर n ओवर ZP की भी n डायमेंशन होगी, R12 ओवर R12, CN ओवर R की पूछ दी जाए तो n नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे क्या करना है, क्या सोचना है। CN ओवर R की जो डायमेंशन है वो n नहीं होगी। क्या होगी? CN ओवर R की डायमेंशन 2n होगी। तो C1 ओवर R की डायमेंशन मतलब 2 हो गई, C2 ओवर R की 4 हो गई, C3 ओवर R की 6 हो गई, ETC। तो CN ओवर C की डायमेंशन, बट की CN ओवर C की डायमेंशन n है, और C स्क्वायर ओवर C की डायमेंशन देखिए। तो यहाँ देखेंगे CN ओवर C R 2n डायमेंशन है, जबकि डायमेंशन ऑफ CN ओवर C की n डायमेंशन है। सबको समझ में आया होगा।
फिर लिखा है फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ M2 क्रॉस 2 ओवर R ओवर R। यहाँ लिखा है V इक्वल टू ABCD। मुझे फाइंड करना है डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ऑफ द रियल नंबर एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर ओवर द रियल नंबर की बेसिस और डायमेंशन फाइंड करनी है। तो क्या करने वाले हैं, हमने V कंसीडर किया, V इक्वल टू इसको लिखा ABCD सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। लेकिन मुझे ये पता है ABCD पहले बता दिया है कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, दैट इज अ सेट। अब सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ABCD 4 चॉइसेस हैं। एक बार A को बन लो, अदर को 0, एक बार B को बन लो, अदर को 0, एक बार C को बन लो, अदर को 0, एक बार D को बन लो, अदर को 0। हम यही नहीं कह रहे आप बन ही लो, कुछ भी ले सकते हो, बट नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी ले लो, तो सभी सेट फॉर्म करेंगे। तो पहले हम क्लेम कर लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू दैट वन, फिर इसको शो करेंगे कि एल आई है और स्पान है। तो हम कह रहे हैं डायरेक्टली दिस इज एल आई एंड दिस इज अ स्पान एफ ऑफ 2। इसके मतलब इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 4 एलिमेंट है। इसके मतलब डायमेंशन ऑफ वी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ डायमेंशन ऑफ वी 4 हो जाएगी। इसको हम जनरलाइजेशन वे करते हैं। देखिए जनरल वे में हमने क्या लिखा होगा, डायमेंशन m क्रॉस n ओवर एफ m इंटू एन, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो डायमेंशन। फिर क्वेश्चन लिखा है कि सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंट्री ओवर द फील्ड आर देन V इज द वेक्टर स्पेस ओवर R। पहले पूछा मैंने, इफ yes देन फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन। तो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन आएगी वो निकल के हमारे लिए आएगी कितनी, 8 आएगी। क्योंकि हमारे पास कितनी चॉइस होगी, हमारे पास 8 चॉइसेस यहाँ आने वाली हैं। तो हमारे पास 8 चॉइस होगी, जिससे कि इसकी डायमेंशन हमारे लिए 8 निकल के आएगी। कोई भी किसी को भी अगर डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है। यहाँ पे अगर कहीं भी कोई भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मेरे साथ आप लोग को बने रहिएगा। अभी देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आती है, मेरी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें लिखा है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ PNR ओवर R। आपकी बार सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो V इक्वल टू PN का मतलब होता है A0 प्लस A1x प्लस A2 डॉट डॉट ANX पावर n। A0 A1 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टैंडर्ड बेसिस इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल टू, एक बार A1 को मान लिया, अदर को सॉरी A1 को बन लिया, अदर को 0 ले लिया, तो x बन गया, ऐसे x स्क्वायर, तो ये बीटा बन गया। वास्तव में ये स्टैंडर्ड बेसिस है। ये इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस ये एल आई भी होगा और स्पॉन करेगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है n+1, इसके मतलब डायमेंशन ऑफ PN हो जाएगी n+1। एक और बेसिस हमने लिखा, दिस इज आल्सो बेसिस ऑफ दैट PN ओवर R। मैनी बेसिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस में अल्टीमेट हम ये देखेंगे कि बेसिस चाहे कोई भी हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑलवेज सेम होंगे। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी जो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा बेसिस में सेम होंगे। ओके, अच्छा देखिएगा, वो जो पीछे क्वेश्चन मैंने लिखा था उसकी भी मैंने डायमेंशन निकाल के दिखाई है, इसमें ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया था। तो कैसे कैसे चॉइसेस हम कर सकते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इस टाइप के छोटे छोटे लेक्चर के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको लगता हो कि सर नहीं ऐसा है, आप ये प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं ज़रूर यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है काफ़ी पुराना है,